uses of dimension, uses of dimension, dimensions के uses क्या है? ठीक है, बेसिकली आपके सिलेबस में there are 3 uses are given. Number 1, to check whether any equation is correct or incorrect. Any equation is correct or incorrect. मतलब ये चेक कर सकता है कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट. ठीक है, एनी इक्वेशन. ठीक है, तो एक तो यूज हो गया. सेकेंड, टू कन्वर्ट unit from one system to another system, from one system of unit to another system हो गया, to another system of unit. मतलब जैसे SI को CGS में कन्वर्ट करना हो, CGS को SI में कन्वर्ट करना हो, तो ऐसे कैसे करेंगे? From one system of unit to another system of unit. ठीक है. थर्ड, जैसे ये हम ये भी कर सकते हैं कि कोई फिजिक्स का कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. टू डिराइव एनी एक्सप्रेशन, एनी फॉर्मूला, एनी फिजिकल फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं. फॉर्मूला और एक्सप्रेशन. तो 2-3 यूजेस होते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन हम यूजेस को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अच्छा, लास्ट टाइम हमने डायमेंशन डिस्कस किया था. ठीक है, ओके. लास्ट टाइम हमने आपको ये भी बताया था कि नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता. ओके, ठीक है. चलो यूजेस स्टार्ट करते हैं. यूजेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन होता ही है. कुछ लोग डायमेंशन लेस भी होते हैं. कैसे? सी, जैसे मैं देखता हूं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती. डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? वैसे तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ मैं डिस्कस करूंगा. डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जिनके पास डायमेंशन नहीं हो. ठीक है, तो रिमेंबर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइन कॉस टेन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं. ठीक है, तो लेट्स से अगर यहाँ पे सपोज कर लो, अगर मैं यहाँ पे कोई ट्राइंगल ले लेता हूँ. लेट्स से आई एम टेकिंग अ ट्राइंगल हियर. और यहाँ पे जैसे ट्राइंगल, लेट्स से राइट एंगल ट्राइंगल है. दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड अदर वन इज परपेंडिकुलर. नाउ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं. तो all trigonometric ratios are dimensionless. Now why? Trigonometric ratios are dimensionless. उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है. नो, डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस. मैं एग्जांपल ले रहा हूं. लेट्स से साइन थीटा. यहाँ पे हम कोई एंगल ले लेते हैं, लेट्स से थीटा. तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर तो लेंथ है. जस्ट हाँ, परपेंडिकुलर जो है वो लेंथ है, और हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है. दोनों लेंथ है ना. तो लेंथ और लेंथ क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? तो कोई डायमेंशन बचेगा क्या? नहीं बचेगा. तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 0 0 0 रह जाएगा. m0, l0, t0. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज डायमेंशनलेस. जैसे वैसे cos थीटा भी हो सकता है. cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो आप बोलेंगे दिस लेंथ अपॉन लेंथ. अगेन दिस इज m0, l0, t0. कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑल आर लेंथ. ओके, सिमिलरली अगर मैं tan थीटा लेता हूं, दैट इज आल्सो 0. आपको मालूम है दैट इज बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस.
दैट इज लेंथ अपॉन लेंथ एंड दैट इज डायमेंशन लेस। और भी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है, m0 l0 t0। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको दिमाग में फिट कर लो कि जितने भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होते हैं उनको डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि क्या होता है न्यूमरेटर में भी लेंथ होता है, डिनोमिनेटर में भी लेंथ होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बोथ आर लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाएगा और कोई डायमेंशन नहीं मिलेगा। पहले बताओ ये समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन क्यों नहीं होता है? एवरीवन हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। Yes, और भी sir. अच्छा, और भी कोई डिस्कस करता हूँ या और भी डिस्कस करता हूँ। सेकंड, एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगल क्यों नहीं होता? एंगल का डायमेंशन सी है, मैंने आपको बताया था। दिस इज आर्क, ये रेडियस है, लेट्स से ये एंगल है और ये आर्क है, दिस इज आर्क, तो दिस वन इज आर्क। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, मतलब आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल हो जाएगा दैट इज आर्क अपॉन रेडियस जस्ट इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो अगर हम डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आर भी जो लेंथ है और रेडियस भी तो लेंथ ट्रीट करेंगे, रेडियस इज ऑल्सो अ लेंथ ना, ठीक है, नाम अलग अलग लेकिन है तो वो लेंथ। तो आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो अल्टीमेटली वो दे विल कैंसिल, तो m0 l0 t0। ऐसे बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता। जैसे आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी डायमेंशन नहीं होता, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या फॉर्मूला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 10th में पढ़ा होगा आपने? यस एनीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 था ना फॉर्मूला, v1 अपॉन v2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो वेलोसिटी का क्या होता है? L1 t माइनस वन, कल किया था हमने, लास्ट लेक्चर में सैटरडे को। फिर ये भी वेलोसिटी है L1 t माइनस वन, तो अल्टीमेटली दे विल कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वेलोसिटी है और डिनोमिनेटर में वेलोसिटी है, तो कैंसिल हो जाएंगे डायमेंशन, तो इनको कोई डायमेंशन नहीं। तो कहने का मतलब बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो सकती है? ओके, वन मोर, रिलेटिव डेंसिटी। शायद ये आपने नहीं पढ़ा होगा, फिर भी समझा रहा हूँ। रिलेटिव डेंसिटी आई डोंट थिंक किसी ने पढ़ा होगा, आईसीसी वाले बच्चों ने शायद पढ़ा होगा। रिलेटिव डेंसिटी, इसको आरडी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ये भी क्या होता है? दो डेंसिटी का रेशियो होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी का क्या था? डेंसिटी का डायमेंशन था, किसी को याद है डेंसिटी का डायमेंशन क्या किया था लास्ट टाइम? पेज टर्न करके बताओ मुझे जरा, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर डेंसिटी? हमने शायद M1 L minus 3. m1 l minus 3 था, कॉमन, यस करेक्ट, वेरी गुड। और डेंसिटी वाटर वो भी m1 l minus 3 रहेगा, तो अल्टीमेटली दे विल कैंसिल, दैट इज m0 l0 t0। तो इसका मतलब बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होती है। तो ये कॉपी कर लीजिए, आपको याद रहेगा कि स्पेशली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो डायमेंशन लेस। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यूजेस ऑफ डायमेंशन लिख लीजिए, तो हम वन बाय वन डायमेंशन के यूजेस डिस्कस करेंगे। ओके, जस्ट कॉपी।
एक्चुअली एक और भी ट्रेडिशन है हम लोग के पढ़ाने में। हम लोग जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ाते हैं ना, तो हम थोड़ा थोड़ा ना 11th 12th के फॉर्मुलेस को भी इंट्रोड्यूस करते हैं धीरे धीरे। जबकि आपने पढ़ा नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट कि हमने तो पढ़ा भी नहीं है सर, पता नहीं कौन कौन से फॉर्मुलेस बता रहे हैं। नहीं, टीचरों को बोला जाता है पढ़ाने के लिए, तो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा, मैं स्क्रॉल करूंगा तो फिर धीरे धीरे आगे पढ़ाना स्टार्ट करता डन सर। हूँ। सर मेरा रुको जरा। जस्ट डू इट। डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए, एंगल कर लीजिए। हो गया? Okay, done everyone? Was it good? ओके, मैं अब थोड़ा से 12th के डायमेंशंस को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके लिए। ठीक है? घबराइएगा नहीं अगर फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। ठीक है? सो अब ये 12th के डायमेंशन मतलब 12th में पढ़ेंगे थोड़ा नेक्स्ट ईयर। हाँ, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल भी बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज, उसको वी से डिनोट करते हैं हम लोग। 12th में आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका फॉर्मूला जो होता है 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू
वर्क अपॉन चार्ज, वर्क और चार्ज के रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करें, और वर्क डन तो W हो जाएगा और चार्ज Q हो जाएगा। तो वर्क डन मतलब एनर्जी। तो जरा अपना कल जो हमने डायमेंशन लास्ट लेक्चर में लिखे थे, उसमें वर्क डन या एनर्जी का डायमेंशन क्या था, जरा चेक करिए आप लोग, और चार्ज का डायमेंशन क्या था, दोनों यहाँ पे रखिए। M1 L2 T-2 M1 L2 T-2, और चार्ज का डायमेंशन क्या था, चार्ज भी था उसके बाद, एक के बाद 11 नंबर पे शायद IT करंट इनटू टाइम। तो देखो आपको वर्क का या एनर्जी का डायमेंशन याद होना चाहिए, क्योंकि वर्क एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो आपको टीचर पढ़ा देंगे 12th में। तो जैसे ही बोलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, तो आप वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क M1 L2 T-2, चार्ज क्या होता है, चार्ज तो इजी होता है IT इट, करंट इनटू टाइम, वही होता है। तो पोटेंशियल का डायमेंशन आ जाएगा हमारा, दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू M1 L2, ये T ऊपर जाएगा तो -3 और I -1। तो इतना लेंथी डायमेंशन तो याद करना मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा जो है ना आपको डिराइव करना मालूम होना चाहिए। वर्क आपको याद होना चाहिए, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा वर्क का डायमेंशन और चार्ज का डायमेंशन। तो स्टूडेंट को याद रहता है एनर्जी इज M1 L2 T-2 और चार्ज IT, तो हो जाता है वो कैलकुलेट करके। ओके, अच्छा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफी, हाँ बोलिए, यस एनीवन। Sir, what is ML, T and I exactly? ओके ओके, लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या बेटा? M, अच्छा M हम लोग यूज करते हैं मास के लिए, देखो M हम लोग यूज करते हैं फॉर मास, और L यूज करते हैं फॉर लेंथ, और T यूज करते हैं फॉर टाइम, और करंट I यूज करते हैं फॉर करंट। तो जैसे वर्क डन, ये हमने आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, दैट इज Sir, I'm new. ओके ओके, हाँ तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो इस तरह से हमने, देखो डायमेंशन बताए थे, मास के लिए M यूज करते हैं, ये देखो ये कॉलम दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, लेंथ के लिए L यूज करते हैं, टाइम के लिए T यूज करते हैं, करंट के लिए I यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए K यूज करते हैं। तो जैसे हमको एरिया लिखना है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दोनों लेंथ है ना, तो लेंथ और लेंथ, मतलब लेंथ के लिए भी लेंथ लिखेंगे और ब्रेथ के लिए भी लेंथ लिखेंगे, L2 हो जाए। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ऑल थ्री आर लेंथ, तो लेंथ को भी L लिखेंगे, ब्रेथ को भी L सिंबल देंगे, हाइट को भी L सिंबल देंगे, तो एक्चुअली L3 बन रहा है। इस तरह से हमने सबके डायमेंशंस निकाले, इसको हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो एनर्जी का डायमेंशन पहले से निकाल रखा था, M1 L2 T-2, इससे सारे हमने डायमेंशन निकाले थे बेटा। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। आप अपना मुझे हेलो करके भेज दिएगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। इज इट क्लियर? ओके, हाँ। और इसी तरह देखो चार्ज वगैरह का, चार्ज का IT था, करंट इनटू टाइम, देखो चार्ज का ये करंट इनटू टाइम, तो करंट को I बोलेंगे, टाइम को T बोलेंगे, तो IT इट। ठीक है, इस तरह से हम सबके डायमेंशन निकालने पड़ते हैं 11 से लेकर 12 तक, ऑल द फॉर्मूलेस। तो आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग, जस्ट से मी हेलो, अपना नाम लिख के भेज देना, मैं डायमेंशन भेज, सॉरी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके सॉरी, ओके सर। ओके वापस आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का हमारे पास डायमेंशन था M1 L2 T-2, और चार्ज का IT, तो हो जाएगा 100। अच्छा 6, Sir, यस, हाँ बोलिए। sir, hello, WhatsApp पे भेजना है यहाँ पे? व्हाट्सएप पे भेजिएगा बेटा, मेरे यहाँ पे कैसे करें? ठीक है, तो आप मेरा नंबर है आपके पास क्या? यस सर। Sir, ग्रुप पे मिलेगा ना? सर से ले लीजिएगा, ठीक है, सर से ले लीजिएगा, और मुझे हेलो की मैं रिकॉर्डिंग, या सर से बोल दीजिएगा वो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ देन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ यूज कर लेंगे हम लोग। ओम्स लॉ, दैट इज ओम्स लॉ, ये तो मालूम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन R। सो जो हमने V इधर से निकाला है ना, इसको यहाँ पे रख देंगे हियर, तो करंट का दवाई ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा हम लोग रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू V की वैल्यू रख देंगे, M1 L2 ऊपर कैलकुलेट कर रखा है हम लोग ने, T-3 I -1, और
नीचे आई है करंट, तो पूरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज इक्वल टू M1L2 T माइनस 3 I माइनस 2। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग के जो डायमेंशन बताए थे, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, जो भी है, चार्ज, वो अगर याद होगा ना 6, 7, 8 याद होंगे तो आप बाकी डायमेंशन कर लो। ऑफ कोर्स फॉर्मूले भी मालूम होने चाहिए। तो कॉम्पिटेंट दीज टू आल्सो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा उसको प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि उसने नहीं समझ में आ रहा होगा उसको कैसे कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जिसने अटेंड किया होगा उसको बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो बेटर ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, उसको एक बार देख लेना, आ जाएगा समझ में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो बच्चे एग्जिस्टिंग है उनको उनको मालूम है कि इजी है। एक और इंपॉर्टेंट, रेसिस्टेंस के साथ एक होता है कैपेसिटेंस। ये सब 12 के टॉपिक्स हैं। कैपेसिटेंस, इसको सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस आपने देखा हो, कंडेंसर जो होता है कैपेसिटर, आप देखते हैं ना सीलिंग फैन में एक कैपेसिटर लगाया जाता है, सिलेंडर कलर का, सिलेंडर जैसा होता है। या आपने, अब तो ऐसे नहीं हो यूज होता, ट्यूबलाइट्स वगैरह पहले होती थी ना, वहां से एक छोटा सिलेंडर टाइप का एक छोटा सा डिवाइस लगा देते उसमें, दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, दैट इज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो वोल्टेज तो आपने यहाँ पे कर रखा है ना, तो वोल्टेज क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज यहाँ पर रख देंगे, और चार्ज को तो IT बोलते ही हैं, हो जाएगा हमारा कैपेसिटर। तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज C इज इक्वल टू Q अपॉन Q फॉर चार्ज अपॉन B। तो B, तो C इज इक्वल टू Q, चार्ज क्या हो जाएगा IT, और वोल्टेज तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, दैट इज M1L2 T माइनस 3 I माइनस 1। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, दैट इज M माइनस 1 L माइनस 2 T4 I2। ओके, So what is capacitor used for? कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ये जो डिवाइस होती है ना, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ये चार्ज स्टोर करता है, और स्टोर चार्ज, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड रिलीज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड रिलीज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसकी जरूरत होती है तो रिलीज कर दो, व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने वाला एक डिवाइस है छोटा सा। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह में जब आप सपोज प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं वहां पे यूज हो सकता है। कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। और कुछ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो सुना भी होगा आपने, 10 में पढ़ा होगा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी, सिंबल बी दिया गया, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, कैपिटल बी होता है सिंबल फॉर मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड का आपने फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा होगा, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, चलो वो बता दे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा उसका। सपोज कर लो ये वायर है, कंडक्टर, और इस कंडक्टर में करंट जा रहा है आई, और इसकी जो लेंथ है वो एल है। और ये कंडक्टर इसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो हाँ इट्स लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस में, ये मैग्नेटिक, दिस इज मैग्नेटिक। तो आई करंट है, बी जो है आई करंट है, एल जो है उसका लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो किसी कंडक्टर को आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, हाँ, तो जैसे ही आप उसमें रखोगे ना, तो आपने 10th में शायद पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में, कि वो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो फोर्स होगा ना वो इसके परपेंडिकुलर होगा। लेट मी ड्रॉ इट, हाँ, वो फोर्स इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। मतलब फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री पर होगा, और लेंथ से भी 90 डिग्री, दोनों से 90 डिग्री पर होगा। और इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बोलते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड सुना होगा, दिस इज अ थंब, दिस इज लाइक दिस वे, और हाँ लाइक दिस वे। तो ये क्या होता था फोर्स, ये क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस 3D में जाता है, ये 3 डायमेंशनल में होता है करंट। पढ़ा होगा फ्लेमिंग, इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। तो कहने का मतलब ठीक है आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। एल जो है वो लेंथ होता है, करंट, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज अ कंडक्टर, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो जैसे ही आप रोकोगे कंडक्टर सडनली मूव कर जाएगा एकदम से। पढ़ा भी होगा एक्सपेरिमेंट आपने 10th में, तो मूव कर जाता। क्यों मूव करता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है, ठीक, अच्छा। पढ़ा होगा ना एसी जनरेटर डीसी जनरेटर, इसमें ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसमें यूज होता था? मोटर में यूज होता था कि जनरेटर में? जनरेटर। नहीं जनरेटर नहीं, मोटर में यूज होता था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जनरेटर में तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता। हाँ, तो जनरेटर मोटर में यूज होता था, डीसी मोटर में, यस, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तभी तो उसका एक साइड ऊपर आता था, एक साइड नीचे जाता था, घूमने लगता था, ठीक है, मोटर में यूज होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो चलो ठीक है, फॉर्मूला मालूम। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालें? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई एल साइन थीटा। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए, तो मुझे फोर्स का डायमेंशन चाहिए होगा, करंट, लेंथ, लेंथ को तो लेंथ लिख देंगे एल, साइन थीटा को कोई डायमेंशन होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? यस, एनीवन देख के बताओ, लास्ट टाइम किया था हमने। M1 L1 T-2 T-2 करंट का आई हो जाएगा और लेंथ का एल होता है। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, करंट का आई लेंथ का है, तो आ जाएगा M1, एल चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों एल है तो एल कैंसिल हो जाएगा। इस न्यूमरेटर का एल और डिनोमिनेटर का जो एल है वो कैंसिल हो जाएगा, एल T-2। तो एल जीरो, T-2, आई ऊपर जाएगा, I-1। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से कितने फॉर्मुले होते हैं फिजिक्स में, तो कुछ याद करोगे तो बाकी कर लोगे। इट इज मोर देन 100, 100 से ऊपर डायमेंशन होते हैं आपके सिलेबस में। हर जित मतलब जो भी फॉर्मूला आएगा टीचर कहेगा फाइंड द डायमेंशन, एवरी टाइम फाइंड द डायमेंशन। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड देख लेना, ठीक है, कॉम्पुटेंट दिस मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन। बस फॉर्मूला लिख के डायमेंशन लिख लोगे तो भी चलेगा। P फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, F फॉर फोर्स, L क्या होता है उसका लेंथ ऑफ कंडक्टर।
बॉयज एंड गर्ल्स स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अच्छा ठीक है। Yes, sir. अच्छा आपने 10th में सीबीएसई में तो नहीं होगा, स्टेट बोर्ड के बच्चे ने जरूर पढ़ा होगा, स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट के चैप्टर में था। Yes, sir. उसके हाँ उसका डायमेंशन Sir. देखते हैं, स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट, जस्ट इट फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का। हाँ जस्ट अ मिनट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको बोलते थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी उसको, चलो मुझे मालूम है किस सिंबल से डिनोट करते, सी से करते थे, एस से करते थे, किसी एक सिंबल से करते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था लुक, जिसको थोड़ा बहुत भूल गया हूँ उनके लिए जैसी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई सब्सटेंस है, उसका मास जो है वो m है, और उसको हीट करते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट हम लोग क्या देते थे Q, उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता था, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करता था, फाइनल माइनस इनिशियल, उसको हम लोग डेल्टा टी बोलते थे टेम्परेचर। तो मास हो गया, तो फॉर्मूला क्या था, एनीबॉडी जस्ट टेल मी द फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? MC डेल्टा T। एम एम अच्छा सी यूज करते थे, करेक्ट, सी, मैं तो सी कर देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में तो मैं सी यूज करता हूँ, एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला। तो सी स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट को मतलब हीट इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी तो एनर्जी का ही फॉर्म है। okay. तो तुम्हें सी का डायमेंशन चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एम डेल्टा टी, तो इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी जगह एनर्जी का डायमेंशन ले लेंगे, क्यू हमारा एनर्जी है, एनर्जी मतलब वर्क डन, कुछ भी ले लो, एनर्जी ले लो या वर्क डन ले लो, इट्स द सेम, सबका एनर्जी का डायमेंशन सेम रहता है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज हीट है, दिस इज अ हीट, एनर्जी का डायमेंशन हमने कराया था लास्ट टाइम m1L2T-2, ठीक है दैट। तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा m1L2T-2, नीचे मास आ जाएगा m, और टेम्परेचर हो जाएगा के और केल्विन, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करेंगे के। सो स्पेसिफिक हीट का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट का आ जाएगा दैट इज इक्वल टू m0, m कैंसिल हो जाएगा, L2T-2 K-1, ठीक है। गॉट इट, स्पेसिफिक हीट का कैसे निकाला हमने, जस्ट कॉपी इट, Yes, sir. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स लिंक जा रहा है, तुम लोग लिंक दोबारा फिर सेम लिंक से ज्वाइन करके आ जाना, एवरीबॉडी रिमेंबर, जब लिंक चला जाता है ना तो फिर से सेम लिंक से ज्वाइन करके आ जाया करो, क्योंकि लिंक जो 40 मिनट्स की रहती, 40 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो यू हैव टू ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अच्छा लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या था, लेटेंट हीट, यस एनीवन, लेटेंट हीट का फॉर्मूला याद है 10th का? क्या हो, किसी को भी याद है? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? Yes, sir. हाँ, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या था, 10th में पढ़ा था ना, अब एग्जाम भी नहीं दिया इस बार तुम लोग, ठीक है, सब लोग ऐसे ही पास हो गए। मतलब लेटेंट हीट का फॉर्मूला फिर क्या होगा, लेटेंट हीट का फॉर्मूला था, स्पेसिफिक हीट भी था, लेटेंट शायद कट कर दिया गया था क्या, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का फॉर्मूला, लेटेंट हीट क्या काम करता था फिर, कोई सब्सटेंस है,
लेटेंट हीट भी वही काम करता था, मास m है, उसको हीट करते थे हम लोग, हीट इज अ एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटेंट हीट क्या काम करता था, इसका स्टेट चेंज होता था बेटा, स्टेट चेंजेस, स्टेट मतलब या तो सॉलिड से लिक्विड, जैसे आइस होगा तो मेल्ट हो जाएगा, स्टेट चेंजेस, स्टेट चेंज हो जाता था, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर्स। इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता था, क्यों? जैसे मान लो वाटर, आप आइस को हीट कर रहे हो तो आइस जो है ना थोड़ी देर बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगा पूरा, तो वहां पे ना टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो लेटेंट हीट क्या काम करता था, लेटेंट हीट स्टेट को चेंज करता था, और स्पेसिफिक हीट क्या काम करता था, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर बढ़ाता था। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो एक डिफरेंस एक ही है। स्पेसिफिक हीट जो ऊपर हमने पॉइंट नंबर 9 में किया, वो क्या काम करता था, वो टेम्परेचर रेज करता था, उसका मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाता था। लेटेंट हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाता था, लेटेंट हीट स्टेट चेंज करता था। सॉलिड होगा तो इसको मेल्ट करके लिक्विड कर देता था, और अगर लिक्विड होगा तो उसको बॉईल करके वेपर में कन्वर्ट कर